ध्यान दीजिए, कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उस प्रोटीन वाले पार्ट्स में आगे हमें डिस्कस करें। एक चीज और ध्यान देना सभी बच्चे कि जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये पूरा कंप्लीट करके रुकना है। थ्योरी भी हम एक ही बार इसकी पढ़ सकते हैं, बीच बीच में नहीं पढ़ सकते, ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंडीशन पे ध्यान दीजिए। एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है, फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन वो वाटर इंसोल्यूबल है, क्यों? इसका मेन रीजन है वो स्ट्रेट चेन होता है, और स्ट्रेट चेन होने की वजह से उसके बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है NHCHR, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकता है, यानी कि वाटर के साथ इंटरेक्ट होने से रोकता है। क्योंकि ये जब स्टेट में होता है तो बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और आर हाइड्रोफोबिक पार्ट उसे वाटर सोल्यूबल होने से रोकता है। दूसरी कंडीशन सुनिए भाई, आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं तो सुनिए जरा। न्यूक्लिक एसिड की अगर बायोलॉजिकल डिफाइन की बात करें, वे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, वे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं, उनको हम न्यूक्लिक एसिड को। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस, एक्चुअली ये न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस हैं। क्या है कि न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं बॉडी में, और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। अब कंडीशन है, ये तो मैंने बताया इसके फंक्शंस। अगर प्रॉपर डिफाइन हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स, ध्यान दीजिए, इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। अब कंडीशन आती है, इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले पॉलीमर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड्स एक मोनोमर। तो देखिए, अगर हमें न्यूक्लिक एसिड सीखना है तो पहले हमें इस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड बनता है दो स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से। न्यूक्लियोटाइड बनता है दो स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से, इट मींस आपस में जुड़ने से। एक टर्म्स होती है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरी होती है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से कंबाइन हो जाती है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब फिर एक और प्रॉब्लम आती है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज ए कॉम्प्लेक्स, ये कह सकते हैं कंपाउंड, which is formed by the combination of pentose sugar, ये पेंटोज सुगर और बेस के कॉम्बिनेशन से बनती है। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज सुगर एंड बेस। ये पेंटोज सुगर कौन से होते हैं? तो यहाँ दो पेंटोज सुगर होते हैं, एक तो होता है राइबोज, एक होता है 2-डीऑक्सी राइबोज।
ये दो शुगर होते हैं, एक पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर के दो एग्जाम्पल हैं, एक राइबोज, एक 2 डीऑक्सी राइबोज। अब क्या बताया अभी आपको, इसके पेंटोज शुगर में दो होते हैं, राइबोज 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। अब बात करें बेस की। बेस क्या है, इसमें 2 टाइप के बेस होते हैं, एक प्यूरिन बेस, एक पिरिमिडिन बेस। एक प्यूरिन बेस, एक पिरिमिडिन बेस। अब हमें प्यूरिन बेस कौन से हैं, प्यूरिन बेस है एडेनिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन बेस होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। थाइमिन एंड यूरेसिल। तो इसका मतलब अब दोबारा से सुन लो भाई, देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक अगर हमें डिस्कस करना है तो ये पूरी थ्योरी एक बार जब हम सारी थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद। पहले एक बार पूरी थ्योरी हमें समझनी है, उसके बाद हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, देखिए न्यूक्लिक एसिड को हम नॉर्मली बायोलॉजी के बेस पर अगर हम बोलते हैं तो इसके हम फंक्शंस के बेस पे बोलते हैं। वे बायोमोलिक्यूल्स जो बॉडी में प्रोटीन बनाते हो, वे बायोमोलिक्यूल्स जो प्रोटीन बनाते हो और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। वे बायोमोलिक्यूल्स जो बॉडी में प्रोटीन बनाते हो और जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हो, उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ये है इसका फंक्शन। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपने पढ़ा था पॉलीमर चैप्टर, पॉलीथीन का मोनोमर्स इथीन है, नाइलोन 6,6 का मोनोमर्स हेक्सामिथाइलिन डाइएमीनो रेडिपिक एसिड है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछता है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स। और ध्यान दीजिए न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। तो 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं बॉडी के अंदर, आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूरा नाम है अच्छा चलिए 1 मिनट चेक करते हैं। हाँ भाई, अब ठीक है वॉइस। चलिए ठीक है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। तो मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए।
आरएनए का मतलब है राइबोसोमल न्यूक्लियोफिलिक राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये कुछ माइक ये ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा था अभी, आपको ये समझा रहा था इसमें। हेलो, हाँ भाई यहाँ ध्यान देना। देखो, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमें याद रखना है, तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, आरएनए और डीएनए। और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझना है तो हमें सबसे पहले, अगर हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले किसकी नॉलेज आनी चाहिए? हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स एक यूनिट है, एक कंपाउंड है जो किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से। अगर न्यूक्लियोसाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपस में जुड़ जाएं तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। अब फिर एक और प्रॉब्लम आती है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड एक कॉम्बिनेशन है पेंटोज शुगर और बेस का। जब पेंटोज शुगर बेस से कंबाइन हो जाती है, जब पेंटोज शुगर बेस से जुड़ जाती है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब सबसे पहली प्रॉब्लम कि यहाँ पेंटोज शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर का मतलब है ऐसे शुगर जिसमें 5 एटम होते हैं। एक ऐसे शुगर जिसमें 5 एटम होते हैं उसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, उसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। तो यहाँ पेंटोज शुगर दो होती हैं, राइबोज और 2 डिऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर पूछा जाता है आरएनए में कौन सी शुगर है, तो आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में 2 डिऑक्सी राइबोज होती है। नाम ही इसी बेस पर है। आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है? राइबोज शुगर है। डीएनए का नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका मतलब उसमें कौन सी है? 2 डिऑक्सी राइबोज है। तो एक तो आपसे पूछा जाएगा किस न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर होती है, वो हमें याद हो। साथ साथ इसमें दो तरीके के बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन बेस किसे कहते हैं? एक ऐसा बेस जिसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम प्यूरिन बेस कहते हैं। जिसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसे प्यूरिन बेस कहते हैं।
लेकिन आपको ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखना। और जिसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम पिरिमिडीन कहते हैं। स्ट्रक्चर आपको कोई भी याद नहीं करनी, याद रखना। इसको हम पिरिमिडीन बेस कहते हैं क्योंकि पिरिडीन है ये, और ये प्यूरिन है। प्यूरिन जैसे जिसके स्ट्रक्चर है उन्हें प्यूरिन बेस, और ये पिरिमिडीन। प्यूरिन बेस दो होते हैं, एडेनिन एंड गवानिन। एक बात और ध्यान देना भाई, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कोई स्ट्रक्चर आप याद नहीं करोगे, कोई स्ट्रक्चर बनी हुई समय आएगी, कोई नहीं पेपर में, कोई याद नहीं करोगे, याद रखना। तो एडेनिन और गवानिन ये प्यूरिन बेस हैं, इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल इनकी पिरिमिडीन जैसी होती है, तो उन्हें पिरिमिडीन बेस कहते हैं, इन्हें प्यूरिन बेस कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है डीएनए में, हाँ भाई, हाँ भाई, ध्यान देना, डीएनए में आपसे पूछा जाता है कौन कौन से बेस होते हैं और आरएनए में कौन से बेस होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आरएनए में जब हम स्टडी करते हैं तो राइबोज सुगर होती है, राइबोज सुगर होती है, और एडेनिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। एडेनिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ये तो आरएनए की कंपोजिशन है। डीएनए में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जो आज तक प्रॉब्लम इससे आई है वो यही आई है कि आरएनए की कंपोजिशन बताइए और डीएनए की कंपोजिशन बताइए, सबसे ज्यादा आज तक यही आई है। डीएनए में 2 डीऑक्सी है, ये तो शुगर है, और एडेनिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये 4 बेस हैं, और ये शुगर है, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाता है एक ऐसी शुगर बताइए जो डीएनए में है आरएनए में नहीं है, तो थाइमिन। एक ऐसी शुगर बताइए जो आरएनए में है डीएनए में नहीं है, तो यूरेसिल। तो यूरेसिल और थाइमिन में दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट आज तक जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 4 बेस हैं, कौन कौन से इनमें बेस होते हैं और कौन सी उनमें शुगर होती है। तो बेस और शुगर आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बेस और शुगर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए में कौन से बेस हैं, आरएनए में कौन से बेस हैं, ये आपको, डीएनए और आरएनए में कब कौन सा बेस होता है। बोलो, साइटोसिन दोनों में होता है, सिर्फ यूरेसिल और थाइमिन में डिफरेंस होता है। बोलो ये ध्यान रहेगा। तो अब मेरी बात सुनिए, देखिए अब मैं इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए डीएनए, और ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड की H3PO4 से रिएक्शन करा दे तब। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब पेंटोज शुगर बेस से कंबाइन होती है तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब पेंटोज शुगर है, राइबोज 2 डीऑक्सी और बेस कौन से हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन बेस एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये ध्यान देना। साथ साथ आरएनए की कंपोजिशन क्या है, डीएनए की कंपोजिशन क्या है, आप जरा ध्यान से सुनना जरा, ये कैसे होगा। तो अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, और उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं, सुनिए जरा। देखो यहां से शुरू करूंगा और यहां तक पहुंचूंगा, वो कैसे, ये कंपोजिशन समझ में आगे भाई, पेपर में ये पूछी जा रही है आपसे, तो ध्यान दीजिए जरा, होता क्या है इसमें। होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर कैसे होती है, पेंटोज शुगर इस टाइप से बनी होती है। ये पेंटोज शुगर है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। इस पे नंबरिंग हमेशा क्लॉकवाइज 1 2 3 4, और 5th कार्बन ऊपर होता है। CH2OH स्ट्रक्चर बनी हुई है, अगर आप, मैंने कहा आपको कोई नहीं याद कर, ये होती है। चाहे कहो तो थोड़ा सा बड़ा बना दो इसे। पेंटोज शुगर कुछ इस टाइप से बनी हुई है। 1 2 3 4
और फिफ्थ। ये पेंटोस शुगर है और इस पेंटोस शुगर में क्या है, दोबारा से सुन लीजिए। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ये पेंटोस शुगर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। रिंग में एक ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन होते हैं। इसमें आपको याद रखना है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, इनके कॉम्बिनेशन ही हमें समझने हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, जब आप आईयूपीसी नेम पढ़ते हैं, 2 रिंग एक साथ जुड़ जाएं, 2 रिंग अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक रिंग पर अगर हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। अगर एक रिंग पर हमने 1 2 3 करी है तो दूसरे रिंग पर हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस टाइप से नंबरिंग करते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट यहां आता है। होता क्या है, सुनिए जरा। ये जो पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर, ये चाहे राइबोज 2 डीऑक्सी राइबोज, क्या फर्क है, इस टाइम ये राइबोज है। 2 डीऑक्सी कैसे बनेगी, 2 पे से ऑक्सीजन हटा दो, ये 2 डीऑक्सी है। दोबारा से सुन लो भाई जरा, इस टाइम ये राइबोज शुगर है। अगर यहाँ ऊपर भी OH है, OH है, OH है, यहाँ CH2OH है, ये इस टाइम राइबोज है। अगर सेकंड पे से ऑक्सीजन हटा दें तो 2 डीऑक्सीराइबोज है। बस ये फर्क है इन दोनों में, राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज में। अब इस राइबोज शुगर या 2 डीऑक्सीराइबोज को, यानी कि पेंटोस शुगर को बेस से जोड़ें, तो ये बेस से कहां से जुड़ता है, तो ये जो पहला कार्बन है, ध्यान देना भाई जरा, ये जो पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन का ये OH हटता है और यहां बेस जुड़ जाता है। अब क्योंकि बेस जो होते हैं, आपको पता है प्यूरिन हो या पिरिमिडीन, दोनों रिंग है। बेस जो होते हैं वो प्यूरिन हो या पिरिमिडीन रिंग है, तो यहां 2 रिंग वाला रूल आ जाता है। ऐसे 2 रिंग हो जाते हैं, एक रिंग बेस के अंदर है और एक रिंग ये है, एक रिंग बेस में है और एक रिंग ये है। अब क्योंकि यहां 2 रिंग है, तो बेस वाले रिंग को हम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो बेस पे तो नॉर्मल नंबरिंग, इस पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, यानी कि बेस के अंदर नॉर्मल नंबरिंग होती है 1 2 3 4 बेस के अंदर। वो बेस के, मैंने कहा स्ट्रक्चर हमें नहीं समझनी, तो क्यों पढ़ा रहा हूं, डिफाइन समझाने के लिए। स्ट्रक्चर कोई याद नहीं करनी, सिर्फ डिफाइन समझ में आ जाए, इस वजह से बोल रहा हूं मैं। तो बेस के अंदर 1 2 3 नंबरिंग हुई हुई है और यहां क्या होगी, तो 1 डैश 2 डैश। तो अब यहां से हम समझेंगे, सुनिए, क्या हम से पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो हमें क्या बोलना है, व्हेन पेंटोस शुगर अटैच विद बेस एट 1 डैश पोजीशन। दोबारा सुनिए, जब पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर थी, बेस के साथ 1 डैश पोजीशन पे जुड़ जाती है, इस पूरी यूनिट को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड समझ में आया, व्हेन पेंटोस शुगर combine with base at 1 dash position, this is known as nucleoside। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाए, कहा 5 डैश पोजीशन से, ये जो 5 डैश पोजीशन है, इस पर जो OH है, ध्यान देना, यहां OH है और फॉस्फोरस के पास भी OH 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 है और एक O है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के पास P 3 OH है ये। अब ये एसिड है और ये अल्कोहल है, तो एसिड का OH हटेगा और अल्कोहल का H हटेगा और बीच में एस्टर बन जाएगा। कहां से बना, 5 डैश से। अब इस पूरी यूनिट को नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म by the combination of nucleoside at 5 dash position with orthophosphoric acid। जब न्यूक्लियोसाइड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से 5 डैश पोजीशन से जुड़ जाए, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर्स है। तो देखिए, दोबारा से इतना समझ में आया आपको, दोबारा सुन लीजिए। पेंटोस शुगर की 1 डैश पोजीशन से बेस जुड़ता है
और पेंटोज शुगर की 5' पोजीशन से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, पेंटोज शुगर, बेस और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। समझ में आया भाई? अब क्योंकि मुझे इसे रफ करना पड़ेगा आगे समझाने के लिए। जब पेंटोज शुगर बेस के साथ कंबाइन होता है, पेंटोज शुगर बेस के साथ जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड 5' पर ऑर्थोफॉस्फोरिक के साथ जुड़ता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये पूरी यूनिट न्यूक्लियोटाइड। और अब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। वो कैसे, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए भाई। वो कैसे बनेंगे, कैसे आपस में जुड़ेंगे, वो लिंकेज कैसे आएगा, उसे बहुत ध्यान से सुनिए जरा। मैं आपके सामने दो न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना जरा। एक पेंटोज शुगर है यहां, एक पेंटोज शुगर है 1' 2' 3' 4' और 5'। सुनिए भैया, यहां भी OH है, यहां OH है या H है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि राइबोज है या यहां H है। अब ध्यान दीजिए, अगर 1' पोजीशन से मैं बेस को जोड़ दूं, यहां बेस जोड़ दूं, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले हम, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐसे होता है। अब ये एसिड है और ये अल्कोहल, आपने पढ़ा है एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर। तो ये एसिड है और ये अल्कोहल है, तो एसिड का OH हटाइए, अल्कोहल का H हटाइए, इन्हें जोड़ दीजिए कहां, 5' पर। अब ये पूरी यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। जब, और ये लिंकेज है फॉस्फोएस्टर, ये फॉस्फोरस के साथ एस्टर बना है। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, फॉस्फोरस ने एस्टर बनाया है, इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर। अभी फॉस्फोएस्टर, ये एक यूनिट है। अब हम ऐसे ही दूसरी यूनिट ऊपर बनाते हैं, सेम यूनिट, सेम यूनिट एक ऊपर बनाते हैं, क्योंकि दो यूनिट से हमें समझना है। 1' है, यहां बेस जुड़ा हुआ है, HHOH OH, 2' है, 3' है, 4' है, 5' है, OP डबल बॉन्ड OH OH, ये है। अच्छा, ऊपर वो दिख नहीं रहा भाई आपको, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसे। फिर आएगा OPOOH, फिर OH आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ भाई, अब जरा ध्यान देना है। देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, होगा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3' के साथ जुड़ेगा। फिर वही, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का H हटेगा, एसिड का OH हटेगा, और ये आपस में सीधे जुड़ जाएंगे ऐसे। और ऐसे ये ऊपर इसका OH हटेगा, ये ऊपर जुड़ जाएगा, ये नीचे जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगी चेन। अब इस पूरी चेन को कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसको नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बीच में लिंकेज है, फॉस्फोरस ने नीचे भी एस्टर बनाया, ऊपर भी एस्टर बनाया, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। आपसे ये काफी पूछा जाता है, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्यों हुआ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोरस ने एक एस्टर ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया,
तो 2 एस्टर बनाए, फॉस्फोरस ने बनाए, तो फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज है? फॉस्फोडाइस्टर। बनता कहां है? एक यूनिट के 3' दूसरी यूनिट के 5' के बीच में बनता है। 3' और 5' के बीच में बनता है, ये ध्यान देना। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दिस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। अब मैं इसे सिंपल फॉर्म में बोलता हूं, देखो क्या होता है इसमें। सिंपल फॉर्म में सबसे पहले है फॉस्फेट, फिर है सुगर। सुगर के ध्यान देना, पहले है फॉस्फेट फिर है सुगर, सुगर आ गया। सुगर के एक तरफ है बेस, फिर सुगर के नीचे आ जाता है फॉस्फेट, फिर आ जाता है सुगर, फिर सुगर के एक तरफ होता है बेस, फिर ऐसे फॉस्फेट, फिर सुगर, फिर सुगर के एक तरफ होता है बेस। याद रखना, तो ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। यानी कि सुगर और फॉस्फेट ये आगे चेन बनाते चलते हैं, बेस एक तरफ आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में यही पढ़ना है। बोलो अब समझ में आया भाई? न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये कंडीशन एक बार रिपीट भी करेंगे, अभी हम थ्योरी सारी पढ़ेंगे लेकिन पहले समझिए। तो इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फेट सुगर बराबर में बेस, फॉस्फेट सुगर बराबर में बेस, फॉस्फेट सुगर बराबर में बेस, ऐसे आते हैं। तो इसका मतलब इसमें बेस का एक सीक्वेंस होता है, ये बराबर में बेस आते हैं। कहीं ए आ जाएगा, कहीं टी आ जाएगा, कहीं जी आ जाएगा, कहीं सी आ जाएगा, ये आ जाएंगे। यानी कि बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, कोई भी हो सकता है कहीं भी। और जो आप सुनते हो डीएनए टेस्ट के उस आदमी का डीएनए टेस्ट हुआ है, डीएनए टेस्ट क्या है? उस डीएनए टेस्ट में इन बेस का सीक्वेंस पढ़ा जाता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है, आइडेंटिफाइड में यूज किए जाते हैं फिंगरप्रिंट, ऐसे ये डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर बेस का सीक्वेंस ये भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होता है। यानी कि बेस का सीक्वेंस इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट। तो जो कहते हैं डीएनए टेस्ट हुआ है, उस डीएनए टेस्ट में इसी की स्टडी की जाती है, सीक्वेंस ऑफ बेस। ये जो सीक्वेंस ऑफ बेस होता है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये दो पर्सन, एक मेल और एक फीमेल, उनके रिप्रोडक्शन से जितने भी चाइल्ड होते हैं उनमें कॉमन होता है। अगर उनके मदर या फादर चेंज हो जाए तो ये डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है, ये डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अगर मदर और फादर यानी कि ये कह सकते हैं एक कॉमन पेयर है, उसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब में ये कॉमन होगा। लेकिन अगर मदर या फादर में कोई भी एक चेंज हो जाता है तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बदल जाती है। तो इसका मतलब ये एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडीशन में आता है, पैटर्निटी बताने में यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को अपने मदर फादर की एक्चुअल कंडीशन पूछनी हो तो उसमें भी ये कंडीशन यूज हो जाती है पैटर्निटी बताने में। साथ साथ स्पेशली इसका यूज जो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में था। क्योंकि क्रिमिनल्स अपना ये कह सकते हैं कि अपना जो है चेंजिंग लाते रहते हैं बॉडी वगैरह में, पता नहीं चल पाता कि कब कैसे लुक में थे, क्या कंडीशन थी। अगर उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको इसी चीज से बताया जाता है। या कभी कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें बहुत सारे पर्सन एक साथ मरते हैं, वहां किसी की बॉडी को अगर पहचान ना हो तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी कंडीशन आपको बताए कि डीएनए एक इंफॉर्मेशन वाली कंडीशन है। साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है इसे कोई केमिकल चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई डीएनए को चेंज करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, सीक्वेंस ऑफ बेस है, ये केवल वेरी हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, और उतना टेम्परेचर जितना कि एटम बम वगैरह से प्रोड्यूस होता है। यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे या किसी केमिकल से इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। तो इसका मतलब किसी केमिकल की हेल्प से कोई अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन वगैरह की हेल्प से चेंज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना।
तो कंडीशन अभी आपको मैंने क्या बताई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ बेस इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, डीएनए की जो चेन है, उसमें बेस के सीक्वेंस को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। कहाँ यूज है, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में, या आपको बताया कहीं पैटर्निटी बताने में, मदर फादर को फाइंड करने में, या कोई एक्सीडेंट वगैरह है उसमें किसी बॉडी को पहचानने में इसका यूज किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी हो जिसकी आइडेंटिफाई ना हो सकती हो, तो उस कंडीशन में कर सकते, ये हमें ध्यान रखना है। आप सुन लीजिए भाई जरा, अब ये तो मैंने कंडीशन बताई, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए देखो, जब हम डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके भी दो लेवल्स हैं। एक प्राइमरी लेवल्स में हम सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ बेस पढ़ते हैं। जैसे कल मैंने बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते थे, प्रोटीन की सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, यहां सीक्वेंस ऑफ बेस को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए की होती है, और डीएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ चलते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन के सामने हमेशा क्या आता है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गवानीन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यानी कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमेशा ए के सामने टी और जी के सामने हमेशा सी आएगा, ए के सामने हमेशा टी और जी के सामने हमेशा सी आएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गवानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये है डीएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। आरएनए की सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। अगर आरएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना भी दें, यानी कि अगर वो फोल्ड हो भी जाए, तो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में उनकी जो स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, इनके बीच में कोई रिलेशन आपस में नहीं होता। जो 2 स्ट्रैंड होते हैं इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, ध्यान रखना, तो आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, अगर डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बन भी जाए आरएनए की, तो उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। इसके बाद हमसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। यानी कि राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। और अब इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के 2 फंक्शंस हैं, एक तो प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है आरएनए, कोडिंग करता है डीएनए। डीएनए कोडिंग करता है कौन सी प्रोटीन बनानी है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, और डीएनए प्रोटीन बनाने की यानी कि कोडिंग करता है। इसके बाद दूसरा काम है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन, डीएनए के अंदर टेंडेंसी है वो अपने जैसी कॉपी बना देता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो डीएनए अपने जैसी कॉपी बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर को रिप्लाई करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीक्वेंस ऑफ बेस को कहते हैं। तो मेरी बात सुनिए, देखो इतना ज्यादा याद नहीं करना, याद क्या करना, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बस ये। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड के आरएनए की कंपोजिशन बताइए, आरएनए में क्या होता है, आरएनए के अंदर होता है राइबोस शुगर और एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर होती है, हाँ भाई, डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में है, डीएनए में डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसके बाद आपको मैंने कंडीशन समझा दी, बाकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, जब पेंटोज शुगर 1' पोजीशन से बेस से जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब न्यूक्लियोसाइड 5' पोजीशन से
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये ध्यान रखना। डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है सीक्वेंस ऑफ बेस इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। डबल यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रैंड में याद रखना, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। इसके बाद आपको याद रखना आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। अगर डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना भी दें तो उसमें स्ट्रैंड के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता, ये आपको याद रखना। आरएनए 3 टाइप के हैं, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर। आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना और डीएनए का काम है कोडिंग करना। दूसरा याद रखना, डीएनए का काम है रिप्लिकेशन करना, अपने जैसी कॉपी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना। ये कंडीशन थी। तो एक बार इसे थोड़ा सा नोट्स में रीडिंग कर लीजिए, है क्या। देखिए, nucleic acid are the long chain polymers of nucleotides, so they are also called polynucleotides. Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage, important है याद रखना, between 5' and 3' carbon atom of pentose sugar. Chemical composition of nucleic acid. Complete hydrolysis of nucleic acid give a mixture of 3 different products. पेंटोस सुगर कौन कौन सी है, 2-deoxyribose है और राइबोज है। नेक्स्ट है, ये दे रखा है नाइट्रोजीनियस बेस, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन। प्यूरिन बेस कौन कौन से हैं प्यूरिन बेस हैं एडेनिन और ग्वानिन, स्ट्रक्चर याद नहीं करनी। और पिरिमिडीन बेस हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। और तीसरा है, रुक जाओ 5 मिनट रोक दो। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, आरएनए और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए गिव्स, एक तो बीटा डी 2-deoxyribose सुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए क्या देता है, बीटा डी राइबोस सुगर, ये अल्फा बीटा भी मैं ग्लूकोज में समझाऊंगा आपको। हाँ भाई, बीटा डी राइबोस सुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये यूनिट ये टिक कर लेना, शॉर्ट नोट्स आ जाता है। A unit formed by the attachment of a base to 1' position of sugar is known as nucleoside. फिर है न्यूक्लियोटाइड क्या है, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar we get a nucleotides. Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atom of the pentose sugar to form nucleic acid chain. न्यूक्लियोसाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये दोनों डिफाइन याद करनी, न्यूक्लियोटाइड्स भी और न्यूक्लियोसाइड भी। अब है स्ट्रक्चर, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड 2 लेवल्स हैं, प्राइमरी सीक्वेंस इन विच द 4 नाइट्रोजन बेस आर अटैच इन न्यूक्लियोटाइड्स चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक give a double strand helix structure of DNA. 2 nucleic acid chain are wound about each other and held together by hydrogen bond between pairs of base. The 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pair of base. Adenine form hydrogen bond with thymine, whereas cytosine form hydrogen bond with guanine. Secondary structure of RNA, in secondary structure of RNA, helix are present which are single stranded. There is no relationship between the quantity of 4 base. Functions of nucleic acid, 2 important functions है, replication, the process by which a single DNA molecule produces 2 identical copy of itself is called replication. दूसरा, synthesis of protein, the proteins are synthesized by RNA molecule in the cell, but the message for synthesis of a particular protein is coded in DNA. There are 3 types of RNA molecule which take part in protein synthesis. These are messenger RNA,
राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ए सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ बेस क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज यूज्ड in forensic laboratory for identification of criminal or to determine the paternity of a person। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक, इसमें कंप्लीट हो गए। कल मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, कल ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ निमिष मित्तल। सर जो डीएनए है, जो म्यूटेशंस होते हैं, जिनसे म्यूटेशंस हो जाता है सर, उससे भी चेंज नहीं होता डीएनए? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, किसी केमिकल से नहीं। वो चीज अलग है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस टाइम पे हो सकता है। वो भी कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कोशिश की जाती है कुछ केमिकल्स की हेल्प से कि अच्छा वो फिर बायो में जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है कि किसी पर्सन के अंदर जो आ चुका वो चेंज नहीं होता, जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब जो आ चुका किसी पर्सन में, जो पहुंच चुका वो सेम रहेगा। हाँ, और शायद बायो वाले बच्चे और अच्छा बता दें। हाँ बोलो भाई, इन्होंने ज्यादा अच्छा पढ़ा हो डीएनए। यस सर, सब म्यूटेशन से सर हो जाता है। तो जैसे वो कुछ जीन्स होते हैं फर्टिलाइजेशन कैंसर के। प्रोसेस में हो सकता है। नहीं सर, वैसे भी नॉर्मल पर्सन का चेंज कर सकते हैं। नहीं, हाँ सर कर सकते हैं। एक मान लीजिए तो उसका चेंज हो जाएगा, मदर फादर की बजाय किसी और से मैच करेगा। नहीं सर, टोटल पूरा नहीं सर। सर तो बात तो वही आ रही है। मैं तो वो कर, देखो जिस टाइम जो बॉडी में जा चुका, बात तो टेस्ट तो उससे होगा ना। हाँ सर वो तो है, लेकिन वो चेंज नहीं कर होता सकते हैं। मेरी बात तो, मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एक बार किसी बॉडी में जा लिया वो चेंज नहीं होगा। जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाएंगे वो बदल सकते हैं। यस सर, ये मुझे पूछना था कि सर बायो में क्वेश्चन आता है सर कि 3 प्राइम से 5 प्राइम तक सर वो उसे आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि सर उस पे हम रेप्लिकेशन कराते हैं ना सर, आरएनए का और डीएनए का। इतना नहीं सर इतना नहीं सर, बस 3 प्राइम और 5 प्राइम का पहचानने के लिए बता दीजिए सर बायो में काम आता है। नहीं मुझे उसका पता नहीं। फिर सही, फिर एक काम करना, कल तो क्लास है नहीं, एक मैडम है उनसे बात करा दूंगा आपकी, बायो की टीचर हैं, वहीं से कोटा से हैं, वे सही बता दें, प्रोसेस बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट। नहीं सर, मैं तो उस पे जो 3 प्राइम और 5 प्राइम के बेसिस पे। नहीं तो मुझे नहीं पता ना इतना ज्यादा। ओके सर। हाँ भाई देखिए, ये बायो वाले बच्चे तो बहुत आगे की सोचते हैं, जो मैथ वाले हैं बस वो इतना ही पढ़ लेना, इतना ही काफी है। बायो वालों को तो बायो में कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल हमें इतना ध्यान देना था। देखो हमारे ये 2 टॉपिक हो चुके, आप सभी बच्चों से यही कहूंगा कि इन्हें साथ साथ सही तरीके से